बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एटम है। एटम के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले मैटर को स्टडी कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास मैटर हो या हमारे आसपास कोई भी चीज़ हो जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। क्योंकि मैटर की डेफिनेशन भी यही है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर कहते हैं। और ये मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। यानी अगर हम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक ही जगह इकट्ठा करें तो हमारे पास एक डॉट निशान नज़र आता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है वो स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई होती है। ये तो थी हमारे पास पहले की थ्योरीज। अब एटम के बारे में अगर बात करनी है तो पहले हम ग्रीक फिलासफर को देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे पास कोई भी मैटर हो, इसको हम स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। फिर अगर हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो फिर हम एक ऐसे हिस्से तक पहुंच जाते हैं जिनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम एटम कहते हैं। ग्रीक फिलासफर ने हमें एटम के बारे में बताया। तो उसके बाद फिर डेमोक्राइटस, उन्होंने हमें बताया कि एटम किस से निकला है। द वर्ल्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम एटमॉस, कि वर्ल्ड एटम जो है वो एटमॉस से निकला है। इसका मतलब है इंडिविजिबल, मीन दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसको हम मज़ीद सब डिवाइड नहीं कर सकते। मसलन आप किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं तो आप एक ऐसे हिस्से तक पहुंच जाएंगे जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेज ले लें, अगर इसे स्मॉल पीसेस में कट करते जाएं तो फिर आप एक ऐसे हिस्से तक पहुंच जाएंगे जिसको आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको हम इंडिविजिबल कह देते हैं, मतलब वो एटम है। इसके बाद 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, हमारे पास स्टडी की गई डिफरेंट मैटर के ऊपर। तो इसमें फ्यू एलिमेंट्स देखे गए। इसमें ये देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या है? बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब फिर के एलिमेंट के वो जब रिपीट हो रहे हैं, जब वो प्रॉपर अरेंज होते हैं तो फिर हमारे पास एक चीज़ बनी जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि ये जो एटम्स हैं ये जब प्रॉपरली अरेंज होते हैं तो फिर हमारे पास एलिमेंट बन जाता है। क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन भी यही है, element is made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by chemical means। तो जब ये एटम प्रॉपरली अरेंज होते हैं तो हमारे पास एलिमेंट बन जाता है। सेम टाइप ऑफ एटम जब अरेंज होते हैं तो फिर हमारे पास एलिमेंट बन जाता है। इसी तरह अगर हम कोयले का ढेर ले लेते हैं और हम इसे कहते हैं कि ये कार्बन का एलिमेंट है, तो ये क्या है? कार्बन का एलिमेंट है। इसका मैं अगर छोटा हिस्सा ले लूँ तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस पूरे ढेर से मिलती होंगी। इसका कलर, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका पिघलने का जो टेम्परेचर है या डेंसिटी वगैरह, कसाफत, इस तरह का जो हम देखते हैं तो पूरी की पूरी मिलती होती हैं सारी प्रॉपर्टीज़। वो क्या होता है? पूरे का पूरा कार्बन का एलिमेंट होता है। उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? उसी कार्बन के एटम्स मौजूद होते हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा ढेर बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम जब प्रॉपर अरेंज होते हैं तो फिर क्या बन जाता है? हमारे पास एलिमेंट बन जाता है। सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम के अरेंज होने से फिर हमारे पास एलिमेंट बन जाता है। इसके बाद फिर 1808 में जॉन डाल्टन ने इम्पॉर्टेंट लॉज पेश किए थे। वो कौन से लॉज थे? फर्स्ट वन वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड सेकंड वन वाज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को। ये क्या होता है? कोई भी रिएक्शन करते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लकड़ियाँ
ले रहे हैं, हमने इनकी बर्निंग स्टार्ट की है। जो शुरू में जो चीज़ें जिनसे हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उसके रिएक्टेंट्स के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमें जो चीज़ मिलती है, फाइनल चीज़ मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं किस चीज़ के? प्रोडक्ट के। सपोज कि हमने लकड़ियाँ ली, वो हमारे पास क्या थी? रिएक्टेंट थी। हमने उनकी बर्निंग स्टार्ट की, बर्निंग के बाद जो चीज़ हमें मिली उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है वो भी यही कहता है कि रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू दी प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हम पानी की एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, जिसका फार्मूला है H2O। कहने का मकसद ये है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट फिक्स्ड रेशो के ज़रिए मिलते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पर वाटर की एग्जांपल हमने ली है, उसका फार्मूला होता है H2O। इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किस चीज़ का होता है? ऑक्सीजन का होता है। ये जब आपस में मिलते हैं फिक्स्ड रेशो के साथ तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। और इनके दरमियान और हम इसमें ये कहा जाता है कि इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के थे और 1 एटम ऑक्सीजन का है, और ये जो हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड फिर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा जो शेयरिंग से बनता है। उसके बाद बर्जीलियस एक स्वीडिश केमिस्ट था। इसने क्या किया? इसने जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए थे। ही डिटरमाइंड एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। इसने एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज थे वो भी डिस्कवर किए और फिर इनके सिंबल भी इसी ने ही इंट्रोड्यूस कराए थे। जिस तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसके मास के बारे में भी इसी बर्जीलियस ने ही बताया था। जो पहले कहा जाता था कि एटम को मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, तो इसकी थ्योरी को फिर रिजेक्ट कर दिया गया था। जो पहले वाली थ्योरी थी जिसमें यही कहा जाता था, ग्रीक फिलासफर ने भी यही कहा था, डेमोक्रेटिस ने भी यही कहा था कि जो एटम है दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था जब मुख्तलिफ तरह के साइंसदानों ने अपने तजर्बात किए थे और उन्होंने एटम्स के पार्टिकल डिस्कवर कर लिए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो एटम है ये भी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। इसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रोन, पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह, ये इसके एलिमेंट्स हैं। फिर वो इसमें कहते हैं कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो इसके हैं फंडामेंटल एलिमेंट, और बाकी जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल इसके कौन से हैं? एक लफ्ज़ प्रीवियस लेक्चर में भी मैं रिपीट कर चुका हूँ कि इनको याद रखने का आसान तरीका है पेन, PEN। इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो 3 होते हैं। P, फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अलावा बाकी जो हैं वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम एटम को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist freely या independently is called atom। तो उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं।